चल नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। अब यहाँ तक पढ़ने में मजा आ रहा होगा ना, एनसीईआरटी बुक समझ में भी आ जाएगी आप लोगों के अच्छे से। बस बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ी सी बुक को प्रॉपरली ओपन कर लो। इट इज रियली अ माइंड ब्लोइंग चैप्टर बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू नो अबाउट इंटरनेशनल कंट्रीज. It is really rejuvenate your pleasure as well as enhance your knowledge about international society also. Our next topic है a growing middle class envisages and into privileges. अब धीरे धीरे फ्रांस में किस तरीके से मिडिल क्लास समूह जो था वो उगना शुरू हुआ, उसका उदय हुआ। और ये किसके खिलाफ था? प्रिविलेजेस, जो जन्म के आधार पर छूट मिली हुई थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को। इन्होंने कहा भाई साहब अब नहीं मिलेगी, कब तक तुम मजे लोगे? मजे लेने का हमारा भी तो अधिकार है, हम कब तक टैक्स देते रहेंगे? इसी की लेकर के जो लड़ाई है फ्रांस में वो शुरू होती है, क्योंकि आप देखो एक लंबे समय तक कोई भी आगे कंटिन्यू इस तरह से नहीं रह सकता है। इन द पास्ट पीजेंट्स और वर्कर जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट्स में अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। पहले भी कई वहां पर भाई विद्रोह हुए, जो टैक्स महंगाई बढ़ाई गई थी उसके खिलाफ में, भोजन की कमी हो रही थी, स्कार्सिटी हो रही थी उसके खिलाफ में। बट दे लैक द मीन्स, लेकिन क्योंकि उनको सही कोई प्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, उनका कोई लीडर अच्छा नहीं रहा, इस वजह से उनका बहुत ज्यादा करिश्मा वो नहीं कर पाए। This was left to those groups within the third states who had become prosperous and had access to education and new ideas. अब इस बार जिम्मा उठाया थर्ड स्टेट के उन लोगों ने जो प्रॉस्पेरस थे, मतलब पैसे की ज्यादा प्रॉब्लम उनको नहीं थी, और साथ ही साथ जो एजुकेटेड थे और जिनके पास अब नए विचार थे समाज के लिए। 18th सेंचुरी में अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी में इस तरीके के बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इमर्ज होते हुए हमें नजर आते हैं। उनका उदय हुआ जिनको हमने नाम दिया मिडिल क्लास, हु अर्न देयर वेल्थ, जिन्होंने अपना पैसा जो था ओवरसीज देश से बाहर व्यापार करके कमाया और डिफरेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, जैसे कि वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल, और इनका एक्सपोर्ट भी किया और कई बार रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को भी बेचा। मतलब कुल मिलाकर मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग किया, क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशन जो है बिना पैसे के तो हो नहीं सकता है भाई, पैसा तो हर जगह चाहिए ना। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, थर्ड स्टेट में बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग थे, लॉयर्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सब पढ़े हुए थे, एंड बिलीव्ड, और इनका ये मानना था दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। समाज में किसी भी वर्ग को जन्म के आधार पर छूट रियायतें नहीं मिलनी चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स मैटर, और उसकी जगह पर एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी मेरिट, उसकी योग्यता पर होनी चाहिए। इसी आइडियाज ने अब सोसाइटी को एक अपग्रेडेड वे में लाने का काम किया। अब सोसाइटी डिमांड करने लगी कि हमें फ्रीडम और इक्वल लॉज चाहिए और सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। बहुत सारे फिलोसोफर्स के नाम भी आपके बुक में हैं, प्लीज आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बिकॉज कई बार फर्स्टली व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दीज थिंग्स तो कई बार ये नाम के प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जॉन लॉक और जीन जैक्स रोजियो, जॉन लॉक, जीन जैक्स रोजियो, ये थे बहुत महान फिलोसोफर्स। इन हिज 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, लॉक शाउट, जॉन लॉक ने ये बुक लिखी थी, उसका नाम है 2 treatises of government, shout to refute the doctrine of divine। दैवीय शक्तियों को आधार बना करके राजा जो शासन करता था वो उसके खिलाफ थे। राजा अपने आप को देवता साबित करता था और उस आधार पर उन दिनों में समाज में वो अपना शासन करता था। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च, और राजा कहता था कि मेरे पास में हर तरह की अंतरिम शक्ति है, और राजा लगातार उनका इस्तेमाल करके लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम भी करता था।
ओके, रोजियो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। अब जीन जैक्स रोजियो ने इस विचार को आगे रखा और उन्होंने एक ऐसे सरकार की कल्पना रखी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो, आम लोगों के बीच में, और जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर देश की सरकार चलाने जाए। मॉन्टेस्क्यू भी एक फिलोसोफर थे, उनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने बात कही अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर, कि हम शक्ति का विभाजन कर देते हैं जैसे आज होता है ना डेमोक्रेसी में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये बात आप ये मान के चलो कि 1780 के आसपास में या उससे पहले ही मॉन्टेस्क्यू ने कही थी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को उस समय तक अमेरिका में स्टार्ट किया जा चुका था, क्योंकि जब 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया था, ब्रिटेन से आजाद कराया गया था, तभी उन्होंने इस तरह का सिस्टम अपने देश में स्टार्ट कर लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और जो था, और वो गारंटी देता था प्रत्येक व्यक्ति विशेष को कि वो उसकी रक्षा करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा। फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनको ये आइडिया मिला, कहाँ से? अमेरिका से, कि हमारे देश में भी शासन इसी तरह से हो।